हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम आप लोगों का मॉडल पेपर स्टार्ट किए हुए हैं। आप लोगों का न्यू मॉडल पेपर जो है 2025 क्लास कौन सा है तो बीए बीएससी जो है 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट का ये क्लास है स्टूडेंट, जिनका एग्ज़ाम जो है 31 मई को होना निर्धारित हुआ है। सब्जेक्ट कौन सा है स्टूडेंट? आप लोगों का होम साइंस का सब्जेक्ट का मैंने इस समय मॉडल पेपर स्टार्ट किया। पेपर का नाम क्या है तो आवास एवं प्रसार शिक्षा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन। देखिए ये आज आप लोगों का जो है शॉर्ट क्वेश्चन का जो है क्लास है। पार्ट कौन सा है स्टूडेंट तो 3 पार्ट है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में स्टूडेंट, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने आप लोगों का जो है लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है स्टूडेंट। अगर आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन नहीं देखा है तो जाकर जरूर से देख लीजिए। पार्ट 1 पार्ट 2 जो है लॉन्ग क्वेश्चन का कलेक्शन है, जो कि आप लोगों का 20 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो यानी 2 क्वेश्चन आप लोगों को करना है सेक्शन सी से, जो कि 40 नंबर का होता है। तो 40 नंबर वाले जो मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट कर दिया। आज आप लोगों का जो है 5 नंबर यानी शॉर्ट क्वेश्चन, जो एक एक क्वेश्चन 5 नंबर का करना रहता है, और जिसमें क्या है 5 क्वेश्चन करना रहता है स्टूडेंट, ठीक है। 5 क्वेश्चन आप लोगों को करना रहता है। टोटल 8 क्वेश्चन आप लोगों को दिए रहते हैं, 8 में से 5 आप लोगों को लिखना रहता है। तो देखिए स्टूडेंट, इस बार जो है आप लोगों का लिखित परीक्षा होगा। देखिए दोनों पेपर में मॉडल पार्ट 1 पार्ट 2 में हम बताना भूल गए थे, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि आप लोगों का जो मेजर पेपर है वो आप लोगों का लिखित होगा, और माइनर पेपर जो है आप लोगों का OMR पे होगा। तो आइए देखिए क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट आप लोगों का, तो जापानी पुष्प सज्जा से आप क्या समझते हैं। देखिए ये आप लोगों का यूनिट 4 का क्वेश्चन जो है टॉपिक हमने लिया है। हम जो है यूनिट वाइज आप लोगों का क्वेश्चन जहाँ से बन सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही हम आप लोगों को पढ़ाते स्टूडेंट, जिससे कि आप लोगों की तैयारी जो है बेहतर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जापानी पुष्प सज्जा से आप क्या समझते हैं तो जापानी सदैव से ही प्रकृति प्रेमी रहे। जो जापान के लोग रहते हैं, जो जापान के लोग हैं, वो क्या है सदैव ही क्या प्रकृति के प्रेमी होते हैं। प्रकृति प्रेम के कारण ही उन्होंने ऐसी पुष्प सज्जा, यहाँ पर सज्जा होगा, ठीक है, बना लीजिएगा, पुष्प सज्जा का विकास किया जिसका संपूर्ण विश्व ऋणी है। ऋणी का मतलब कि कर्जदार है। जापानी पुष्प सज्जा इकेबाना संपूर्ण संसार में जो है प्रसिद्ध है। जापान का जो है पुष्प सज्जा क्या है, इकेबाना के नाम से जाना जाता है, जो कि क्या है विश्व भर में प्रसिद्ध है, ठीक है। जापान में पुष्प विन्यास को एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कला माना जाता है। यहाँ के लोग फूल पौधों को आध्यात्मिक आधार पर मानते हुए प्यार करते हैं, और जापान में अति प्राचीन समय से ही पुष्प की सज्जा जो है की जाती है। तो देखिए यहाँ वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के लोग जो है प्रकृति प्रेमी हैं। देखिए जापान क्या है, बहुत छोटा सा देश है, लेकिन टेक्नोलॉजी में अथवा प्रकृति में अपने ग्लोबल वार्मिंग को कैसे शुद्ध रखना है, इन सब पर जो है जापान के लोग जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्या आध्यात्मिक चीज़ों से जो है जुड़े हुए हैं। फिर देखिए यहाँ पर क्या, जापान में अति प्राचीन समय से ही पुष्प सज्जा की जाती है। धीरे धीरे इस कला में काफ़ी विकास हुआ। वहाँ के लोग अपने घरों में, पूजा स्थलों में, विभिन्न कमरों में भी फूल को जो है सजा कर रखते थे, जिसे तोकोनामा के नाम से जाना जाता है। देखिए तोकोनामा शब्द जो है किससे संबंधित, जो हमारे टीजीटी पीजीटी के बच्चे हैं स्टूडेंट, तो वो ये क्लास आप उनको भी दे सकते हैं। आप लोगों में इतनी ताकत होती है स्टूडेंट कि आप लोग जितना अधिक से अधिक शेयर करेंगे, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो एक शेयर और एक लाइक से मुझे भी क्या है मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग अगर कोशिश करेंगे तो आज का ये वीडियो मेरा 200 प्लस भी जा सकता है। तो वो सब कुछ क्या है आप लोगों की कोशिश के ऊपर है। तो देखिए याद रखिएगा कि जो तोकोनामा शब्द है वो किससे संबंधित है तो पुष्प सज्जा से संबंधित है। और ये कहाँ पे होता है, याद रखिएगा कि ये जापान के देश में होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या, जापानी पुष्प सज्जा की जो है कुछ शैलियाँ होती हैं। तो वो शैलियों के बारे में देखते हैं कि शैली में कौन से, पहले तो इकेबाना। इकेबाना क्या है, जापानी पुष्प शैली, यानी उसको सजाने की क्या शैली, जैसे किसी भी कार्य को करने के लिए हम कोई शैली, कोई प्रणाली, कोई सिस्टम हम अपनाते हैं, तो उसी तरह से जो है जापानी पुष्प सज्जा जो होती है उसकी क्या शैलियाँ होती है। इसमें पहला क्या है आपका इकेबाना। तो जापानी पुष्प व्यवस्था में सबसे प्रचलित शैली है इकेबाना। इकेबाना का शाब्दिक अर्थ होता है जीवित पुष्प, यानी ऐसा नहीं है कि मतलब वहाँ पे आर्टिफिशियल फ्लावर का वो होता है, नहीं, ऐसा नहीं करते वहाँ के लोग। वहाँ के लोग जो होते हैं वो ताज़े पुष्प, टहनियों, पत्तियों से ही क्या करते हैं, मतलब गुलदस्ता बनाते हैं, उसको जो है सजाते हैं, ठीक है। फिर क्या, यहाँ फूल, पत्तियों एवं टहनियों को जीवित माने जाते हैं।
तथा प्रतीकों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। देखिए वहाँ के लोग जो होते हैं वो क्या है, वो मतलब पेड़ पौधे पुष्प सभी को क्या मानते हैं, जीवित मानते हैं, और उनको क्या प्रतीक के रूप में जैसे अपने घरों में सजाते हैं। तो उनका ये मानना होता है ना कि जो जीवित पुष्प पौधे हैं, यानी ताजे फूल, ताजी पत्तियाँ, डंठल, ये सब क्या है, इसमें जीव है। तो ये हम सभी लोग जानते हैं कि पौधे भी हमारी तरह ही सांस लेते हैं, भोजन बनाते हैं अपने जीवित रहने के लिए, वो भी एटमॉस्फेयर से उसी तरह से सर्वाइव करते हैं जैसे हम करते हैं। तो उनका ये मानना, तो उनका क्या होता है, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर क्या इंडियन में उतना अटैचमेंट नहीं है। जैसे आज क्या है, आज ग्लोबल वार्मिंग इतना ज़्यादा जो है प्रभावित हो गया, क्यों, कहीं ना कहीं हम लोग ही उसके जिम्मेदार हैं। आज क्या हम कभी किसी भी बच्चे को पेड़ लगाने के लिए बोलते हैं, किसी भी बच्चे को भूमि से जोड़ने की कोशिश करते नहीं। अगर हमारे दादा परदादा, आज जैसे मैं हूँ जिस जनरेशन में, तो क्या हमारे दादा परदादा ने जो पेड़ लगाए उसी के फल आज हम आम लीची सब कुछ खा रहे हैं। लेकिन आने वाली जनरेशन को हम क्या देकर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या हमारे दादा परदादा जो लोग थे पेड़ लगाते थे, पेड़ को पानी देते थे, तो हमको भी सिखाते थे कि नहीं जाओ पेड़ में पानी दे दो, तो हम लोग का भी शाम में ड्यूटी। लेकिन आज क्या हम अपने बच्चों को उतना मतलब कर पा रहे हैं, और आजकल के बच्चे क्या मतलब पेड़ में पानी देना उचित समझते नहीं समझेंगे। तो जब वो खुद नहीं मतलब पेड़ पौधों का सेवा कर सकते तो वो क्या गुलदस्ता बनाएंगे, क्या पुष्पों की सज्जा करेंगे। ठीक है, लेकिन जापान जैसा देश है, वहाँ पर क्या हर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है। देखिए इकेबाना आज संपूर्ण विश्व में क्या है, लोकप्रिय है। दूसरा क्या है आपका जो है मोरीबाना एवं नाजिरे। मोरीबाना एवं नाजिरे भी क्या है, ये भी जापान की जो है पुष्प सज्जा की एक शैली है। तो देखिए इकेबाना की भांति ही मोरीबाना और नाजिरे भी सर्वाधिक प्रचलित शैली है। मोरीबाना जो होती है, हाँ देखिए, मोरीबाना में चौड़े एवं उथले फूलदानों का उपयोग किया जाता है। नाजिरे में लंबे आकार के जो है फूलदान मतलब फ्लावर पॉट का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक जापानी सज्जा में तीन आधार प्रतीक होते हैं, जिन्हें 3 टहनियों के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। इन 3 टहनियों के भाव भी होते हैं, यानी जो जापानी सज्जा है वो उसके आधार क्या है, 3 आधार प्रतीक हैं। ठीक है, और वो भी 3 किससे संबंधित, वो टहनियाँ होती हैं, और वो क्या, वो तीनों टहनियाँ जो है अपना एक भाव जो है प्रकट करती हैं। तो वो कौन कौन से भाव हैं, आइए उसको हम देख लेते हैं। तो पहला क्या है आपका सिन। ठीक है, सिन का मतलब क्या होता है, स्वर्ग। सिन का मतलब क्या होता है, स्वर्ग। दूसरा क्या है शो का मतलब क्या होता है, मनुष्य। तीसरा क्या है हाइकी। हाइकी का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी। तो ये तीनों जो जापानी शैलियों के जो हैं ये टहनियों के नाम हैं, और हर टहनी का क्या है अपना एक शाब्दिक अर्थ होता है। सिन का मतलब क्या होता है, स्वर्ग, यानी वो टहनियाँ जो होती हैं उनको क्या स्वर्ग के बराबर मतलब माना जाता है। शो का मतलब क्या होता है, मनुष्य, और हाइकी का मतलब क्या होता है, पृथ्वी, यानी पृथ्वी पर मनुष्य रहता है, और मनुष्य क्या कर सकता है, अपने घर बार को क्या है स्वर्ग जैसा बना सकता है। ऐसी जो है उनकी जो है मतलब तीनों टहलियों का जो है शाब्दिक अर्थ होता है स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, गृह प्रबंध प्रक्रिया के चरण बताते हुए नियोजन की अर्थ एवं विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए गृह प्रबंध प्रक्रिया के चरण क्या है। तो याद देखिए यहाँ पर गृह प्रबंध प्रक्रिया के 4 चरण हैं। यह चरण एक दूसरे पर आधारित एवं अंतर संबंधित हैं। एक चरण का प्रभाव निश्चित रूप से दूसरे, तीसरे एवं चौथे पर पड़ता है। यह चरण जो है निम्नलिखित है। तो देखिए गृह प्रक्रिया यानी गृह प्रबंध प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ, होम मैनेजमेंट प्रोसेस। हम कोई भी मतलब कार्य करने जाते हैं तो उसके क्या होते हैं, स्टेप होते हैं, कैसे कैसे काम को करना है, जिससे कि क्या हो सके, घर के जितने भी सदस्य हों उनको उनकी सभी आवश्यकताओं को हम पूरा कर सके। तो अब देखिए वो कौन कौन से चरण होते हैं स्टूडेंट, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए पहला चरण क्या है आपका, नियोजन या योजना बनाना। ठीक है, नियोजन या योजना बनाना, ये क्या है आपका गृह प्रबंध का जो होता है ये पहला चरण होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, पहले किसी का कार्य कोई भी कार्य करने से पहले क्या करते हैं, हम योजना बनाते हैं। नियोजन में जैसे अभी मान लीजिए शादियों का समय चल रहा है, तो क्या एक ही दिन में सब हो जाता है, नहीं ना। पहले हम योजना बनाते हैं कि हम क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, और फिर उस योजना को फिर क्या करते हैं, संगठन के रूप में संगठित करते हैं। यानी उसके लिए उस योजना को काम करने के लिए हम जो है शादी से करना तो अकेले
अकेले की तो बस की बात तो नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता, जिसका जैसा कार्य होता है उसके अनुसार हम जो है पार्ट पार्ट करके सबको सबका काम जो है सौंप देते हैं। फिर क्या, कंट्रोल, नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल। देखिए, सिर्फ योजना बनाना और संगठन बनाने से ही हमारा कार्य जो है सफल नहीं हो सकता है, यानी शादी जो है अच्छे से जो है संपन्न नहीं हो सकती। उसमें क्या होना चाहिए, कंट्रोल भी का होना भी जरूरी होता है। समय समय पर जैसे कहाँ कहाँ पर हमको नियंत्रण लगा के कैसे कैसे काम कराना, ये सब कुछ हमको क्या है आना चाहिए। फिर चौथा क्या होता है, मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब क्या हुआ कि शादी जो अच्छा से संपन्न हो गया तो हम क्या करते हैं, तब हम ये समझते हैं कि नहीं, अगर शादी विवाह अच्छा से संपन्न हो गया तो हम मानते हैं ना कि नहीं, उसकी जो योजना थी, उसकी जो प्लानिंग थी वो बहुत अच्छा था, जिससे कि ये शादी विवाह जैसे मतलब इतना बड़ा जो है फंक्शन वो आसानी से ईजिली संपन्न हो गया। यानी सारे कौशल को हम क्या है योजना से जोड़ देते हैं। तो अब देखिए क्या है, ये आपका पहला चरण है, और पहला चरण कहीं ना कहीं क्या है दूसरे और तीसरे और चौथे सभी से क्या हो रहा है, संबंधित है ना, अंतर संबंधित है। यही चीज़ हम आपको यहाँ बता रहे थे। तो अब देखिए, अब आइए हम देखिए, अब प्रश्न क्या था आपका कि नियोजन का या योजना बनाने का अर्थ बताना था, और उसका क्या है आपका क्या होता है विशेषता है। तो अभी देखिए हम पहले चारों का मतलब समझ लेते हैं, चारों को कहते क्या, तो थोड़ा थोड़ा आपको इसमें बताया है। देखिए, नियोजन या योजना बनाना, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या, प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण योजना बनाना या नियोजन या आयोजन होता है। ठीक है, नियोजन, आयोजन या योजना, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही शब्द है। ठीक है, इसके बिना प्रबंध प्रक्रिया की सफलता की कामना नहीं की जा सकती। योजना का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वांछित होगा यहाँ पर छता चलेगा, वांछित लक्ष्य, ऐसे। ठीक है, इसको बना लीजिएगा, वांछित लक्ष्य ना। देखिए, किसी वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पहले से ही कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, यानी योजना का मतलब क्या होता है, योजना या प्लानिंग का मतलब क्या होता है, तो किसी वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पहले से ही कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, यही क्या है हमारा योजना या प्लानिंग होता है। जैसे हम कहने कहा ना कि शादी कराना है, तो शादी के लिए क्या करते हैं हम, शादी कराना एक उद्देश्य हो गया, उस उद्देश्य के लिए हम पहले से क्या करते हैं, कार्यक्रम। ऐसा तो नहीं है कि जिस दिन शादी रहे उसी दिन हम सब काम करेंगे, ऐसा तो नहीं है, पहले से ही हम ये सारी चीज़ों को करते हैं। फिर क्या है आपका संगठन। संगठन देखिए, संगठन का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। देखिए, घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ठीक है, चलाने के लिए एक गृहिणी को कुशलतापूर्वक गृह कार्यों का मात्र योजना बना लेना ही क्या काफ़ी नहीं है, बल्कि उसे कुशलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न क्रियाकलापों को संयोजित करना भी आना चाहिए। घर में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसे अकेला कोई भी गृहिणी या व्यक्ति नहीं कर सकता। इसे निपटाने होगा। ठीक है, इसे निपटने के लिए जो है काम बांटना जरूरी होता है। इसे निपटाने मतलब कि काम को ख़त्म करने के लिए क्या काम का बांटना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ से संगठन की क्रिया का श्री गणेश होता है। श्री गणेश का मतलब कि यहाँ से जो है क्रिया का जो है आरंभ होता है। जैसे कि मान लीजिए शादी है, तो शादी क्या आप अकेले कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, तो उसमें क्या आपको मतलब सबको काम को बांटना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कैसे ये काम जो अच्छा। तो यहीं से क्या होता है, ऐसे घर का तो डेली जो है 8 लोग 10 लोग का हम खाना आसानी से बना सकते हैं, लेकिन अगर कहीं वहीं पर 50 लोगों का रहे खाना तो आसानी से नहीं हो सकता है ना। तो उसमें क्या है, हम काम बांटेंगे, कुछ किसी को आटा गूंथने के लिए दे देंगे, किसी को रोटी बनाने के लिए कह देंगे, कोई दाल चावल बना, कोई सब्जी काट लिया, कोई सलाद जो है कट कर लिया, किसी ने चटनी बना ली। तो ये सब क्या, सब हमने क्या किया, काम को बांट दिया। तो ये जो काम को जो हम बांट रहे थे, यही क्या है आपका ऑर्गेनाइजेशन है। यहीं से क्या हो रहा है, हम जो है एक तरह से जो है गृह प्रबंध की जो सेकेंड दूसरा जो है आपके चरण का जो शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए संगठन का जो है मतलब शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए, संगठन शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अंग्रेजी भाषा के ऑर्गेनिज्म से हुई है, जिसका आशय शरीर के विभिन्न भाग अंगों से है। अतः विभिन्न कार्यों में प्रभावपूर्ण समन्वय स्थापित करने की कला को ही क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। तो देखिए विभिन्न कार्य, यानी अब ऐसे दाल चावल रोटी सब्जी, ये चटनी पूड़ी पराठा, ये सब क्या सब अलग अलग कार्य हो गए ना, ऐसा तो नहीं है। तो इन कार्यों को ही जैसे कैसे हम समन्वय मतलब इन सब में कैसे कोरिलेशन करके हम कर सकते हैं, यही क्या है हमारा संगठन कहलाता है। अब आइए देखिए तीसरे की बात करते हैं, कंट्रोली यानी नियंत्रण की बात करते हैं। तो नियंत्रण क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। प्रबंध प्रक्रिया का तीसरा महत्वपूर्ण चरण नियंत्रण है। किस
किसी भी कार्य की केवल कुशलतापूर्वक योजना बना देने से और संगठन कर देने से कार्य पूरा नहीं हो पाता होगा, ठीक है, बल्कि कार्य को लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्राप्ति हेतु तक व्यवस्थित तरीके से पूरा करना पड़ता है। आवश्यक सुझाव और निर्देश द्वारा योजना को पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार चलाया जाता है ताकि पूर्व निर्धारित लक्ष्यों होगा, ठीक है, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। इसी कार्य प्रबंध प्रक्रिया को नियंत्रण कहते हैं, ठीक है। तो जो नियंत्रण होता है वो क्या है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि सिर्फ कार्य को मतलब अच्छे तरीके से करना ही क्या है, अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना, संगठन करना ही वहीं तक नहीं होता है, बल्कि उस कार्य पर क्या है नियंत्रण का होना भी जो है जरूरी। देखिए स्टूडेंट, कुछ घर में जो है कंस्ट्रक्शन का कार्य भी चल रहा है, तो बीच बीच में हो सकता है कि वॉइस आप लोगों को बाहरी भी आए, तो थोड़ा सा आप लोग कंप्रोमाइज़ करिएगा। बगल में क्या शादी भी है, तो उनको तो खैर अभी डीजे बजाने के लिए मना करके आए कि आधा घंटा के लिए थोड़ा सा डीजे आप बंद कर दीजिए, लेकिन अब यहाँ पर काम हो रहा है तो उसको तो हम मना नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग कंप्रोमाइज़ करिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, नियंत्रण वह क्रिया है जो योजना को क्रियान्वित करती है और संगठन को गति प्रदान करती है। जो नियंत्रण है वो क्या है, योजना यानी प्लानिंग को जो है क्रियान्वित करती है, यानी करने के लिए, और संगठन को क्या है जो है गति प्रदान करती है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वैल्यूएशन, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन में क्या है कि प्रबंध प्रक्रिया का चौथा चरण महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। प्रबंध प्रक्रिया का चौथा चरण जो है महत्वपूर्ण कदम है, जो प्रक्रिया को पुनः प्रारंभिक चरण अर्थात नियोजन की ओर ले जाता है। व्यवस्थापन में इसका उपयोग नियंत्रण की अपेक्षा अधिक परंतु योजना की अपेक्षा कम उपयोग में लाया जाता है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो कार्य करते हैं उसमें कितनी सफलता मिली, कार्य विधिवत किया गया अथवा दोषपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है, या फिर कार्य करने में क्या कमियां रह गई हैं जिसके कारण कार्य बेहतर ढंग से संपन्न नहीं हो सका अथवा इससे भी अच्छा हो सकता था। इन सब के बारे में क्या है जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। तो देखिए हमने आपको बताया ना कि शादी अगर अच्छे से संपन्न हो गया तो हमने क्या क्या चीज़ों को अपनाया जिससे क्या हुआ, शादी जो है अच्छे से संपन्न हो गया, और क्या क्या चीज़ों को हमने छोड़ा जिससे जो है मतलब शादी में कोई व्यवधान नहीं, हमारी जो भी व्यवस्थाएं थी वो क्या हुई प्रॉपर वे से चलने लगी। हाँ, तो ये सब चीज़ क्या है, हमारा जैसे शादी अच्छा संपन्न हुआ तो हम मूल्यांकन करते हैं ना कि नहीं, इन चीज़ों को हमने जो है अपने कार्य में जो है समाहित किया, जिससे क्या हुआ वैवाहिक जैसे कार्यक्रम जो है हमारा अच्छे से संपन्न हो गया। अगर वहीं पे मान लीजिए वहीं पर हम जो है अगर शादी में कोई त्रुटि आ गई, कोई कमी आ गई, तो हम ये लास्ट में मूल्यांकन ये गलतियाँ जो है नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, लास्ट में हम मूल्यांकन करते हैं कि हमारा जो कोई भी काम करने से पहले जो लास्ट में जो मूल्यांकन होता है कि वो कार्य अगर सफल हुआ तो किसकी वजह से सफल हुआ, और असफल हुआ तो किन किन कारण, अगर असफल हुआ तो हम उन कारणों का भी पता लगाते। तो यही लास्ट चीज़ क्या होता है, मूल्यांकन। जैसे अभी आप लोग क्या है परीक्षा देंगे, परीक्षा के बाद क्या होगा, आपका रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट ही आपका जो है साल भर 6 महीने आपने क्या पढ़ा क्या लिखा, इन सब चीज़ का क्या होता है मूल्यांकन जो है आप लोगों का वही जो है करता है। फिर आप देखिए अब यहाँ पर ये नियोजन का अर्थ, तो देखिए नियोजन का अर्थ जो है ऊपर हम बता चुके थे। अब आइए देखिए नियोजन की परिभाषा, तो नियोजन की परिभाषा क्या है, तो एलन के अनुसार नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा है। नियोजन क्या है, भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा होता है। फिर क्या, निकेल एवं डार्सी के अनुसार नियोजन प्रबंध प्रक्रिया का पहला चरण है। इसके अंतर्गत नियंत्रण की विस्तृत श्रेणी होती है जो कि पारिवारिक क्रियाओं, साधनों और परिवर्तित मांग के संदर्भ में के लिए लिए जाते हैं। मांग के संदर्भ में क्या होता है, लिए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि निकेल और डार्सी के अनुसार क्या परिभाषा दिएगा, एलन के अनुसार क्या दिया गया, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आइए देखिए नियोजन की हम विशेषताओं के बारे में बात करते थे। देखिए विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तो पहला विशेषता क्या है, नियोजन का उद्देश्य एवं लक्षण पर आधारित होना। नियोजन का उद्देश्यों एवं लक्ष्यों हो गया यहाँ पर, ठीक है, नियोजन का उद्देश्यों एवं लक्ष्यों पर आधारित होना। दूसरा क्या है, नियोजन क्या है, सतत चलने वाली प्रक्रिया, यानी सही बात है प्लानिंग जो होता है, तो आज एक काम को हमको सफलता मिली तो कल क्या करेंगे, दूसरा काम हम फिर सोच लेंगे। तो इसमें क्या है, हमको जो है नियोजन जो होती है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। फिर क्या है, नियोजन एक लोचमय एवं परिवर्तनशील प्रक्रिया। जो प्लानिंग होता है तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा तो नहीं कि एक प्लान जो हम बना लिए तो उसी पर काम करें, नहीं, उसमें क्या होता है जैसे अगर कोई हमको ज़रूरत पड़ती है तो हम फिर क्या करते हैं उसमें जो है परिवर्तन ला देते हैं,
ठीक है, उसमें हम मतलब बदलाव कर देते हैं। फिर क्या है, नियोजन एक बौद्धिक एवं मानसिक प्रक्रिया है। जो प्लानिंग होती है तो क्या है, जो प्लानिंग हम करते हैं वो क्या है, एक बौद्धिक यानी हम बुद्धि और विवेक से करते हैं, तो ये कैसी प्रक्रिया, एक मानसिक प्रक्रिया। फिर क्या है, नियोजन क्या की सर्वव्यापकता। नियोजन जो होती है, प्लानिंग जो होता है, आयोजन जो होता है, वो सभी जगह जो है पाया जाता है। फिर क्या है, विभिन्न विकल्पों क्रियाओं में सर्वोत्तम का चयन करना। जो प्लानिंग करते हैं तो हमारे पास बहुत सारा विकल्प होता है, तो उसमें से हम क्या करते हैं, उसमें से हम उसी का चुनाव करते हैं जो कि हमारे लक्ष्य और उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जो है अच्छा होता है। फिर क्या, पूर्व अनुमान पर आधारित प्रक्रिया। नियोजन जो होता है वो क्या, पूर्व अनुमान यानी पहले से अनुमानित होने की जो प्रक्रिया पर जो है आधारित होता है। एकता, नियोजन जो होता है वो इसमें क्या, एकता की विशेषता पाई जाती है, यानी हम कार्य को क्या सभी के साथ मिलकर कैसे कर सकते हैं, एकता का जो प्रदर्शन होता है। फिर क्या, नियोजन की पारस्परिक निर्भरता। नियोजन जो होता है, प्लानिंग जो होता है वो क्या, एक दूसरे पर जो है परस्पर जो है निर्भर होता है। फिर क्या, नियोजन की सर्वोपरिता। नियोजन की सर्वोपरि मतलब प्लानिंग जो होती है वो सबसे सर्वोपरि होती है, इसकी भी गुण जो है प्लानिंग में पाया जाता है। तो देखिए ये 10 पॉइंट जो थे आपके जो है विशेषताओं से थे। अब आइए देखिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या करे स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, अगर वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए, और कोशिश करिए कि आज का जो है मतलब शेयर जो है आप लोगों का 200 तक हमारा पहुंच जाए, लाइक 200 पहुंच जाए। आप में बहुत ताकत होती है स्टूडेंट। आप एक तरह से मान लीजिए मेरे वो पिलर हैं जो कि मुझे भी आगे बढ़ाते हैं। जैसे बिल्डिंग क्या, पिलर के बिना बिल्डिंग नहीं जो है ठहर सकती, उसी तरह से मेरा भी अस्तित्व क्या है, आपसे है। तो आप भी जो है अपना जो है, मैं तो अपना काम पूरा कर रही हूँ, तो आप लोग भी प्लीज़ लाइक और शेयर में कोई कंजूसी मत करिए, जो भी वैल्यूएबल कमेंट है उसको आप लोग जरूर दिया करिए। तो आइए देखिए अब हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न क्या है, गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक बताइए। तो गृह व्यवस्था के 3 उत्प्रेरक या कारक होते हैं, ठीक है। पहला क्या है, मूल्य, दूसरा है लक्ष्य, तीसरा क्या, स्तर। अब देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं इन तीनों के बारे में। तो यहाँ पे क्या, मूल्य, लक्ष्य और स्तर, इन तीनों में घनिष्ठ संबंध होता है, ठीक है। मूल्य और लक्ष्य और स्तर ये तीनों क्या है, आपके गृह प्रबंध के उत्प्रेरक है या तत्व हैं या कारक होते हैं, ठीक है। और ये क्या, ये तीनों जो है एक दूसरे से संबंधित होते था, एक अंतर संबंधित होते। यह फिर क्या होता है, अंतर संबंधित यानी एक दूसरे, इन्हें त्रिकोण द्वारा दर्शाया जाता है ऐसे, ठीक है। ये क्या है, ये त्रिभुज के द्वारा या त्रिकोण के द्वारा दर्शाया जाता है। मूल्य त्रिकोण बिंदु का जो है केंद्र होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके मूल्य पाए जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, आपका लक्ष्य हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका स्तर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या त्रिकोण मूल्य त्रिकोण बिंदु का क्या है, ये जो है केंद्र बिंदु होता है। यह लक्ष्य एवं स्तर से अधिक महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। इन दोनों से यानी लक्ष्य से और स्तर से क्या है, आपका मूल्य जो है बहुत महत्वपूर्ण। यद्यपि यह अधिक अस्पष्ट, अनिश्चित, आत्मगत होता है। लक्ष्य एवं स्तर मूल्य के सहायक होते हैं। जो लक्ष्य है और स्तर जो है वो क्या है, मूल्य के जो है सहायक होते हैं। इनकी उत्पत्ति मूल्यों से ही होती है, यानी लक्ष्य की उत्पत्ति और स्तर की जो उत्पत्ति है वो किससे है, आपका जो है मूल्य से होती है। लक्ष्य एवं स्तर मूल्य पर अपना अपना जो है प्रभाव डालते हैं। तो याद रखिएगा कि लक्ष्य जो होता है, वो जो मूल्य जो होता है वो क्या है, आपका जो है केंद्र बिंदु होता है स्टूडेंट। यहाँ पर बताएं हमने आपको मूल्य, यहाँ पर क्या है लक्ष्य, यहाँ पर क्या स्तर। तो ये तीनों क्या है, एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। ये तीनों जो, ये दोनों जो लक्ष्य है और स्तर जो होता है, ये क्या है, ये अपना जो है मूल्य पर हमेशा प्रभाव डालते रहते हैं। अब देखिए इन तीनों का मतलब क्या होता है। तो तीनों का मतलब आप देख लीजिए कि मूल्य मतलब क्या है, यह अनिश्चित एवं आत्मकथा होता है, ठीक है। यह आत्म क्या होता है, अनिश्चित, मतलब इसका कोई निश्चय नहीं होता है। फिर लक्ष्य क्या है, तो यह मूल्य की अपेक्षा अधिक स्पष्ट यानी यथार्थ या ग्रहण करने योग्य वस्तु, अंत या उद्देश्य है, ठीक है। वस्तु, अंत या उद्देश्य है। यह वह निश्चित वस्तु है जिसे प्राप्त करने की प्रत्येक व्यक्ति की जो है इच्छा होती है। देखिए आप सभी लोग ना चाहते हैं, जैसे पढ़ रहे हैं तो सभी लोग की यही इच्छा होती है ना कि हम बिजनेसमैन बने, हम गवर्नमेंट जॉब में जाएं। तो क्या हुआ, ये हमारा लक्ष्य हुआ। तो ये सभी कहते हैं, ये लक्ष्य क्या है, ये अधिक स्पष्ट है। जैसे हमको किस फील्ड में जाना है, ये हमारा क्या पहले से निर्धारित है। फिर स्तर क्या है, तो स्तर क्या होता है, यह तुलना का आधार होता है। इसमें क्या, हम स्तर मतलब स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। फिर क्या, मूल्य तथा लक्ष्य की अपेक्षा या अधिक स्थूल एवं व्यवहारिक होता है। तो सही बात है कि आज की शादी विवाह पड़ा तो क्या करते हैं, हम हल्दी के लिए अलग, मेहंदी के लिए अलग, शादी के लिए अलग, तीनों के लिए अलग अलग कपड़े लेते हैं। किस लिए लेते हैं, तुलना के लिए, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने। उनके पास है तो मेरे पास भी नहीं होना चाहिए। हम अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं देखते, लेकिन हम क्या है जिद करके लेते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है,
तो ये तुलनात्मक अध्ययन हुआ। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। आपका अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि संचार की अर्थ एवं परिभाषा देते हुए संचार के प्रमुख तत्वों को बताइए। कौन कौन से तत्व जो है संचार में पाए जाते हैं। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका 101% क्वेश्चन आएगा कि संचार की परिभाषा बताइए, संचार का अर्थ बताइए, संचार की विशेषता बताइए, संचार में कौन कौन से प्रमुख तत्व होते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में 101% आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, संचार को अंग्रेजी भाषा में कम्युनिकेशन कहा जाता है। कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है टू मेक कॉमन, ठीक है, टू शेयर, टू इम्पोर्ट, टू ट्रांसमिट। अंतः संचार एक ऐसी प्रक्रिया है। ठीक है, ये क्या है, यह अतः अतः संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पारस्परिकता के आधार पर भावनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करता है। यह एक दोहरा प्रवाह है। ठीक है, संचार क्या होता है, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि संचार को जो है अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। और जो कम्युनिकेशन शब्द है वो किससे बना हुआ, लैटिन भाषा से बना हुआ है। लैटिन भाषा के किस शब्द से, तो कम्युनिस्ट से बना हुआ है। और जो है कम्युनिस्ट का अर्थ क्या होता है, तो टू मेक कॉमन होता है, टू शेयर होता है, यानी एक दूसरे को बांटना, टू इम्पोर्ट, टू ट्रांसमिट, ये सब क्या सब आपके कम्युनिस्ट के क्या है अर्थ है, किस में, सामान्य भाषा में। और संचार क्या होती है, तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या दो व्यक्तियों का होना जरूरी होता है। इसमें क्या है, दोनों व्यक्ति क्या करते, अपने जो है भावनाओं को बातों के जरिए, इशारों के जरिए जो है माने बांटते हैं। ठीक है, संचार कैसा है, तो संचार जो है दोहरा प्रवाह होता है, जिसमें एक और होगा। ठीक है, जिसमें एक और संप्रेषक एवं उसका संदेश होता है, और दूसरी ओर, ठीक है, दूसरी ओर प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर और उसकी अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें ध्यान दीजिएगा कि जो संचार है वो क्या है, दोहरा प्रवाह है, यानी दो राह पर चलता है। एक क्या है, एक संप्रेषक यानी जो सेंडर है और उसका संदेश, जैसे हम फोन पर बातचीत करते हैं। ठीक है, जैसे फ़ोन हम किए तो हम क्या करते हैं, हेलो। हेलो का मतलब क्या होता है, तो हेलो का मतलब होता है कि क्या मेरी आवाज़ आप तक जा रही है। याद रखिएगा कि हेलो का मतलब क्या होता है, हेलो का मतलब यही होता है कि क्या मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं। तो फिर उधर से फिर रिप्लाई हमको आता है ना कि हेलो, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि उनको जो है मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिस्पॉन्स दिया कि हेलो। तो फिर तब हम क्या करते हैं, तब उसके बाद गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड इवनिंग बोलते हैं, तब हमारा क्या होता है, हाल चाल होता है। तो इसमें क्या है, तो इसमें फिर अगर हमको कोई मैसेज देना है तो फिर हम क्या करते हैं, सेंडर बनकर फिर मैसेज देते हैं। फिर वो क्या करता है, रिसीव करके मतलब अनुक्रिया यानी रिस्पांस देता है कि ठीक है आपका ये मैसेज हमको समझ में आ गया, अब फिर आगे हम इस पर कार्य करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। फिर क्या, इस प्रकार ज्ञान की बातों, भावनाओं, विचारों तथा सूचनाओं के आपस में आदान प्रदान की क्रियाओं को ही क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। संचार क्रिया द्वारा एक दूसरे व्यक्ति, ठीक है, संचार क्रिया द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचारों, कॉमा रहेगा, मनोवृत्तियों तथा सूचना में भाग लेता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। फिर क्या है आपका, संचार प्रक्रिया का प्रारंभ जो होता है शिशु के जन्म से होता है, और इसका अंत इसका अंत मनुष्य के जीवन के अंत से भी होता है। इस प्रकार संचार जीवन का अभिन्न भाग होता है। संदेशों का आदान प्रदान लिखित, मौखिक और सांकेतिक होता है। माध्यम बातचीत होता है, विज्ञापन के जरिए, रेडियो, समाचार पत्र, टेलीविजन, ईमेल, पत्राचार आदि के जरिए क्या होता है, हम जो है संचार को जो है भेजते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए हम बात करते हैं संचार की परिभाषा का। तो संचार की परिभाषा क्या होती है, तो ब्रूकर के शब्दों में देखते हैं। ब्रूकर के शब्दों में यहाँ पर गलती आ गई। ठीक है, ब्रूकर के शब्दों में क्या है, संप्रेषण ऐसा कोई भी व्यवहार है जिसमें किसी अर्थ का आदान प्रदान किया जाता है। संप्रेषण क्या, ऐसा कोई भी व्यवहार है जिसमें क्या है, किसी अर्थ का आदान प्रदान किया जाता है, जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संदेश दिया जाता है। फिर क्या है, जिस्ट के अनुसार जब सामाजिक अंतःक्रिया के प्रति के प्रयोग द्वारा किसी अर्थपूर्ण बातों का आदान प्रदान सम्मिलित होता है,
तो वह संप्रेषण कहलाता है। तो ये दोनों जो है संप्रेषण की जो है परिभाषा आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तीसरी परिभाषा भी हम आइए देख लेते हैं। तीसरी परिभाषा हमारा क्या है? संचार से अर्थ है ज्ञान, विचार, सूचनाओं और भावों का ऐसा आदान प्रदान जो व्यक्तियों के मध्य क्या है, संपन्न होता है। ये तीनों परिभाषा जो है संचार के हैं, आप लोग अच्छे से इसको याद अब आइए देखिए हम संचार के तत्व कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए संचार के क्या क्या तत्व होते हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा देखिए ये बुक का भी मैटर हमने यहाँ पे ले लिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से इस चीज़ को हम बता सकें। हाँ देखिए यहाँ पे क्या संचार के प्रमुख तत्व क्या है कि एक दक्ष सूचना वाहक सफल संचार क्रिया के विषय सामग्री को उचित माध्यम द्वारा श्रोताओं तक पहुंचाता है। इस प्रकार संचार क्रिया में निम्नलिखित तत्व होते हैं। तो पहला क्या है आपका संप्रेषक यानी सेंडर होता है, दूसरा क्या है संदेश होता है, तीसरा क्या है संदेश उपचार यानी द ट्रांसमेंट ऑफ द मैसेज, फिर क्या संचार माध्यम यानी कम्युनिकेशन चैनल होता है, फिर क्या है आपका रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता और श्रोतागण होते हैं, और फिर क्या है आपका श्रोताओं की अनुक्रिया अथवा उन पर प्रभाव। ये सब क्या ये आपके जो तत्व हैं। अब आइए देखिए एक एक तत्व के बारे में हम बात कर लेते हैं कि किसका मतलब क्या होता है। तो देखिए संप्रेषक यानी प्रसारकर्ता, एक अच्छे संप्रेषक हेतु सभी तत्वों की प्रकृति जानना आवश्यक है जिससे इसकी समुचित व्यवस्था करके अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। अब आइए देखिए दूसरा संदेश का मतलब क्या होता है। तो संदेश देखिए संदेश मतलब नई तकनीकी ज्ञान। तो इसमें क्या प्राप्तकर्ता की आवश्यकताओं पर आधारित सामयिक स्पष्ट संचार माध्यमों के अनुरूप तथा प्रबंध के योग्य हो। फिर क्या है तीसरा क्या संदेश उपचार, संदेश इस प्रकार उपचारित हो जिससे प्राप्तकर्ता के लिए वास्तविक और विश्वसनीय, उपयुक्त एवं समझने योग्य हो सके, जिससे जो हमारा मैसेज है वो क्या प्राप्तकर्ता को आसानी से समझ पाए। जैसे कभी कभी क्या होता है हम फ़ोन पर बात करते हैं और सिग्नल नहीं मिल पाता तो क्या होता है बात या संदेश हमको स्पष्ट नहीं हो पाता ना, तो वो सारी चीज़ें क्या नहीं होनी चाहिए। फिर क्या संचार माध्यम सरल हो, कम कीमत पर प्राप्त हो तथा सरलता पूर्वक श्रोता तक जो है पहुँच सके। फिर क्या प्राप्तकर्ता यानी जो प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर या किसान सक्रिय, उन्मुख और भौतिक मानसिक रूप से क्रियाशील हो। फिर क्या प्राप्तकर्ता पर प्रभाव, तो याद रखना या बोलना, ये सब क्या है सब आपके प्राप्तकर्ता के प्रभाव के अंतर्गत आता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए कैसे मतलब मैसेज जाता है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपका जो है सेंडर होता है, फिर सेंडर से क्या होता है आपका संदेश को भेजा जाता है। संदेश क्या होता है किसी न किसी माध्यम से जाता है, चैनल, जैसे मान लीजिए हम हो गए हम मान लीजिए मैं हो गई सेंडर, ठीक है, फिर मेरा मैसेज क्या है आप लोगों को पढ़ाना, ये मैटर जो जा रहा है वो मैसेज के है गया। और संचार माध्यम का मतलब क्या होगा चैनल, तो चैनल का मतलब क्या होगा कि मैं इसको यूट्यूब पर अपलोड कर रही हूँ तो मोबाइल के जरिए क्या हो रहा है आपको आप तक पहुँच रहा है, तो मोबाइल हमारा क्या हो गया माध्यम हो गया। सूचना ग्राहक का मतलब क्या हुआ, ये आप तक जैसे ही मैंने वीडियो को अपलोड किया यूट्यूब पर वैसे ही क्या हुआ आप तक वो पहुँच गया, तो आपके ऑडियंस तक ये चीज़ पहुँच गए। तो ये क्या है आपका मतलब, तो किस तरह से जो है संचार होता है, तो आप ये ग्राफ भी वहाँ पर बता सकते हैं। जैसे पहला कॉलम में आपने सेंडर लिख दिया, दूसरा मैसेज लिख दिया, तीसरा माध्यम लिख दिया, चौथा लिख दिया ग्राहक हो गया। अब मान लीजिए इसमें एक और जोड़ना चाहेंगे तो इसमें आप प्रतिक्रिया वाला बॉक्स यानी कि आपने क्या रिस्पॉन्स किया उसको आप बता सकते हैं। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये चीज़ें जो है आपके वहाँ पे चलते रहते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे ये हुआ। ठीक है, अब आइए देखिए प्रश्न क्या है, संचार में अरस्तु मॉडल को बताइए। अब देखिए यहाँ पे जितने भी मॉडल है ये सब हम आपको एक जगह जो है बुक में था तो हमने एक ही जगह लिख दिया था। अगर आपको लिखना होगा संचार में अरस्तु मॉडल तो देखिए अरस्तु मॉडल यहाँ पे है। फिर क्या है, लगभग 2300 वर्ष पूर्व ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने संचार के 3 तत्व बताए। ठीक है, उन्होंने क्या किया, अरस्तु के मॉडल में कितने तत्व थे, 3 तत्व थे। पहला क्या था, वक्ता था, ठीक है, स्पीच यानी भाषण था, और श्रोतागण थे। जैसे इस समय क्या है, हम जैसे आप लोगों को जिस मोबाइल के माध्यम से आप लोगों को हम शिक्षित कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, इसमें वक्ता यानी मैं बोलने वाली हो गई, ठीक है, जो मैटर आप लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ वो क्या हो गया, एक भाषण हो गया, और आप तक ये चीज़ें पहुँच रही हैं तो ये क्या आप क्या हो गए, मेरे ऑडियंस हो गए। तो यही चीज़ है कि अरस्तु के मॉडल में कौन कौन से तत्व हैं, तो पहला क्या आपका वक्ता हो गया, दूसरा भाषण हो गया, तीसरा क्या हो गया, तत्व हो गया। ठीक है, तो इन तीनों तत्वों को
संचार प्रक्रिया के आवश्यक तत्व के रूप में अरस्तु ने माना है। इनमें एक वक्ता है, दूसरे में वह जो कुछ बोलता है उसको रखा और तीसरे में वह व्यक्ति है जो उसे सुनता है। ऐसे संचार केवल आमने सामने ही हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यही चीज़ है कि ये ऐसे संचार क्या है, आमने सामने। अब आइए देखिए हम कैनेथ बुक मॉडल में क्या क्या है, कैनेथ बुक मॉडल का क्या क्या चीज़ है। तो इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने देखिए बताया क्या है कि कैनेथ बुक ने जो है ब्रुक ने, ठीक है, ब्रुक ने संचार प्रक्रिया के क्या 5 तत्व बताए। देखिए अरस्तु ने क्या बताया, 3 तत्वों को बताया, इन्होंने क्या बताया, 5 तत्वों को बताया। इनके अनुसार क्या, संदेश एक पृष्ठभूमि में निहित होता है तथा अनुभूति पर आधारित होता है। संचारक एक वितरक यानी एजेंट के रूप में अपनी अनुभूतियों का विस्तारण संचार माध्यमों यानी एजेंसी द्वारा करता है। विस्तारण का उद्देश्य जो है ग्रहणकर्ता तक पहुंचना तथा उसे प्रभावित करना होता है। तो इसमें क्या है, उन्होंने 5 तत्वों को के बारे में क्या क्या बताया। तो देखिए आइए उन 5 तत्वों को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपका कार्य है, ठीक है, पृष्ठभूमि है, इन दोनों को जोड़कर क्या हुआ, संचारक यानी एजेंट तक पहुंचा, एजेंट से फिर क्या हुआ, एजेंसी तक पहुंचा, एजेंसी से फिर क्या हुआ, उद्देश्य तक पहुंचा। तो ये मॉडल भी आप वहाँ पर बना सकते हैं। देखिए अगर आ जाएगा कि संचार के कुछ मॉडलों को आप बताइए तो आप उसमें डालकर, जैसे अरस्तु का मॉडल हो गया, कैनेथ बूथ का हो गया। अब देखिए सेमन वीवर मॉडल, ठीक है, सेनन वीवर मॉडल में क्या है, तो इनका भी देख लेते हैं। सेनन वीवर में कि उन्होंने क्या होता है, सेनन वीवर मॉडल में प्रेषक के पास ज्ञान विकास स्रोत होता है जिसको वह संकेत या शब्दों के माध्यम से प्रेषित करता है। इन संकेतों को प्राप्तकर्ता ग्रहण करके गंतव्य यानी अपने लक्ष्य तक पहुंचते। ये मॉडल इस प्रकार, इसमें क्या है, आपका जो है सोर्स है, ठीक है, प्रसारक होता है, प्रसारक से क्या होता है, फिर उसको सिग्नल या संकेत मिलता है, संकेत से फिर क्या है, रिसीवर तक पहुंचता है, फिर क्या, अपने डेस्टिनेशन यानी अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। ये क्या है, सेनन और वीवर मॉडल। इसको आप लोग को मॉडल जो है लिख कर बना के याद करना पड़ेगा स्टूडेंट। फिर क्या है, वैशल और मैकिन्थ मॉडल। तो इसमें जो है कितने तत्व हैं, इसमें भी देखिए उन्होंने क्या है, 5 तत्वों को बारे में बताया है। ठीक है, वैशले और मैकिन ने अपने मॉडल के 5 संयोगी अंग बताए हैं। इनके मॉडल में भी आधारभूत संयोगी अंग तो वही हैं, अर्थात संदेश भेजने वाला, माध्यम और ग्रहणकर्ता, परंतु इसमें संदेश की इनकोडिंग और संदेश की डिकोडिंग को भी जोड़ा गया है। टेलीग्राफी तथा गुप्त संदेशों के भेजने में यह संचार जो है विशेष तरह से अपनाई जाती है। देखिए, ठीक है, तो इसमें क्या है, आपका प्रेषक यानी भेजने वाला, ठीक है, इनकोडिंग यानी संकेत करता, फिर क्या है, माध्यम जो होता है, चैनल होता है, फिर क्या है, आपका डिकोडिंग यानी संकेतवाचक, और फिर लास्ट में क्या होता है, ये आपके रिसीवर तक पहुंचता है। ठीक है, अब आइए देखिए अगला क्या है, बर्लो मॉडल। बर्लो मॉडल में क्या होता है, तो बर्लो मॉडल जो है वो क्या है, कुछ वेस्ले मैकिन मॉडल से मिलता जुलता है। अन्य सभी सहयोगी के अतिरिक्त संयोगांगों के अतिरिक्त इसमें संकेतकर्ता, संकेतवाचक को भी जोड़ा गया। वर्लो मॉडल इस प्रकार का है। तो इसमें क्या है, आपका स्रोत है, संकेतकर्ता है, संदेश है, माध्यम है, संकेतवाचक है, और क्या है, आपका रिसीवर है। तो देखिए आपका वो दोनों मॉडल जो है, ये बर्लो मॉडल और क्या है, वेस्ले मैकिन मॉडल जो है, एक दूसरे से क्या होता है, मिलता जुलता है। अब देखिए छठा मॉडल क्या है, आपका धामा मॉडल। धामा मॉडल में क्या है, तो प्रेषक होता है, ठीक है, संदेश होता है, फिर क्या, प्रतिपादन या होता है, फिर प्रतिपादन से क्या होता है, माध्यम में जाता है, माध्यम से क्या, ग्रहणकर्ता में जाता है। तो ये क्या है, ये आपके धामा मॉडल से रिलेटेड है। अब आइए देखिए हम अगले मॉडल की तरफ बढ़ते हैं। अगला मॉडल क्या है, लिगेंस मॉडल। लिगेंस मॉडल में क्या है, तो लिगेंस मॉडल में देखिए इसमें क्या होता है, संचारक होता है, ठीक है, फिर इसमें क्या, संदेश होता है, संदेश के बाद फिर क्या होता है, माध्यम होता है, माध्यम के बाद क्या, प्रतिपादन होता है, फिर श्रोतागण होते हैं, फिर श्रोतागण क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, तो उपरोक्त मॉडल में लिगेंस 2 संयोगी तत्वों को अन्य मॉडलों से अधिक जोड़ा है। सामान्य तत्व जिसे स्रोत है, संदेश है, माध्यम और श्रोता है, लेकिन लिगेंस ने इसमें प्रतिपादन और श्रोता की प्रतिक्रिया को भी जोड़ा है। जैसे हम बोलते हैं ना कि क्या रिस्पॉन्स, जैसे आप तक संदेश पहुंच गया तो आप जो रिस्पॉन्स दिए, हाँ ठीक है, नहीं है, तो
वही क्या है, प्रतिक्रिया हुआ। तो जो लिगेंस मॉडल है तो उसमें क्या किया गया, इसको भी उसने जोड़ा। इसमें संचारक संदेश को उचित माध्यम द्वारा प्रतिपादित करके श्रोता गण तक पहुंचाता है। संचार प्रणाली में श्रोता का प्रतिक्रिया जानना भी आवश्यक है। इसी कारण मॉडल्स में एक तत्व श्रोता प्रतिक्रिया को माना गया। लिगेंस द्वारा प्रतिपादित मॉडल पेपर जो है वो कैसा होता है, वो वृत्त के आकार का होता है। तो देखिए ये वृत्त के आकार का जो है लिगेंस का मॉडल है। इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से जो है आप बना सकते हैं। तो देखिए कुछ मॉडल आप इस तरह से आप वहाँ बनाए, जैसे लिगेंस मॉडल पे लिखने के लिए टिप्पणी आ गया तो आप ये क्या करेंगे, ये बस आप फिगर बना देंगे। जैसे संचारक, ठीक है, संचारक से फिर क्या हुआ, आपका संदेश हुआ, देखिए संदेश है, संदेश के बाद क्या होता है, इनकोडिंग होता है। इनकोडिंग जो होता है माध्यम के जरिए श्रोतागण के पास पहुंचता है। श्रोतागण क्या करता है, प्रक्रिया करता है। फिर क्या, वो फिर आपके जो है संचारक यानी कम्युनिकेटर के पास यानी मेरे पास फिर से आता है। तो सबसे पहला जो है आपका कम्युनिकेटर यानी संचारक है, फिर उससे संदेश होता है। फिर क्या है, इनकोडिंग यानी जैसे हम बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या है, ये इनकोड होकर ताकि मेरे शब्दों को आप अच्छे से सुन सके। फिर जब इनकोड हुआ, मैंने मोबाइल में भी क्या होता है, इनकोडिंग हुआ। इनकोडिंग के बाद फिर क्या, चैनल के जरिए जो है आप तक पहुंचा। तो जो शब्द हम बोले हूबहू वही शब्द जो है आपको सुनाई दे रहा था। यही क्या हो रहा है, इनकोडिंग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आइए अब आप देखिए स्टूडेंट, आज के लिए तो बस इतना ही, लेकिन ये सोच लीजिए कि आपकी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको जो है अच्छे से आप लोग जरूर पढ़िएगा स्टूडेंट, ठीक है। देखिए हाँ, शायद धामा मॉडल पेपर में हमने बताया, यहाँ पे देखिए कैसे इसको लिखेंगे। तो धामा ने उपरोक्त आरेखन द्वारा प्रणाली का वर्णन किया, इसे हम मॉडल का नाम दे सकते हैं। इन्होंने संदेश के प्रतिपादन अर्थात अच्छी तरह समझाकर प्रमाण पूर्वक कहे जाने पर बल दिया है। संप्रेषण तभी संभव है जब संप्रेषक कोई संदेश चुनकर उस विषय रूप से अलंकृत करके जो है प्रतिपादित करता है। संप्रेषण जो है प्रणाली में संदेश का स्पष्ट होना जो है महत्वपूर्ण होता है, तभी वो जो है प्रभावकारी हो सकता है। तो याद रखिएगा कि जो धामा मॉडल पेपर है वो भी बहुत ज़्यादा जो है आपका इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है। बहुत ये एग्ज़ाम में अधिकतर जो है पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं हम कल की क्लास, अगली क्लास में हम देखते हैं कि अगली क्लास में आप लोगों के लिए क्या है। तो देखिए अगला क्लास भी आप लोगों का एक शॉर्ट पेपर और हम लगा देंगे। अगर कल थोड़ा सा देखिए शादी में जो है व्यस्तता रहेगी, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको कल भी एक मॉडल पेपर दे दें। फिर उसके बाद अति लघु, तो बस आप लोगों को इतना ही पढ़ना है स्टूडेंट। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक और शेयर करना ना भूलें। हाँ देखिए लास्ट में आप लोगों जो को करिकुलर का जो आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 2 जून को होना निर्धारित हुआ है, तो उसका जो है मॉडल पेपर आप लोगों का पहले से यूट्यूब पर लगा हुआ है स्टूडेंट। आप लोग जो है को करिकुलर की क्लास भी जाकर वहाँ से यूट्यूब चैनल से आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर आप लोग दिया करिए कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, है ना, ज़रूर आप लोग बताया करिए, ठीक है। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।